हे गाइस, वेलकम बैक दी चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है स्विमिंग पूल पार्टी से, जहां पर जेफ और उसका दोस्त करली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धूप सेक रहे हैं। ये चारों दोस्त कैनून में छुट्टियां मना रहे हैं। यहाँ पर पूल पार्टी चल रही है, सन बाथिंग के मजे लिए जा रहे हैं। तभी इनके पास एक मिथ्यास नाम का बंदा आता है, जो कि इनका पुराना क्लासमेट था। मिथ्यास अपनी बातों में बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक कबीला है जिसके अंदर एक रहस्यमय मंदिर है। वो इतना गुप्त है कि ऑफिशियल टूर गाइड बुक में भी इसका नाम नहीं है। वो कहता है कि सिर्फ यहाँ पर बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मेहमानों को अंदर जाने दिया जाता है। और वो बताता है कि इस मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, ये एक मेरा दोस्त जानता है, जो कि हमें वहाँ पर ले जा सकता है। इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से इनवाइट करना चाहता हूँ कि तुम भी इस रहस्यमय टूर पर मेरे साथ चलो। मिथ्यास की ये बात सुनने के बाद इन सब के अंदर एक एडवेंचर फीलिंग आ जाती है, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। दरअसल मिथ्यास अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसका भाई हेनरिक इस मंदिर की तलाश में गया था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बहरहाल 4 दिन के बाद यहाँ से निकलने का प्लान फाइनल हो जाता है। एक अनजान और थ्रिल भरा सफर। लेकिन यहाँ पर जाने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई बस नहीं जाती थी। इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक लोकल टैक्सी ड्राइवर की मदद ली। मैप में उसे जगह दिखाते हुए कहा, लेकिन ड्राइवर ने इस जगह पर जाने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया। उसने कहा कि ये जगह बहुत ही अशुभ है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आखिरकार मिथ्यास और उसके कुछ दोस्त उसे ढेर सारे पैसे देते हैं, तो वो ड्राइवर हाँ कर देता है। इसके बाद ये सब अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। के बाद में टैक्सी जंगल के अंदर चली जाती है। वहाँ सिर्फ घने पेड़, अंधेरा और अजीब सी उदासी। उस मंदिर तक पहुँचने से कुछ ही दूर वो ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक देता है और सबको यहीं पे उतार देता है। और इन सबको उतारने के बाद वो एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर रुकना मतलब मौत को बुलावा देना। उतरते ही इन सब ने अपने फोन का सिग्नल चेक किया, लेकिन किसी का भी सिग्नल नहीं आ रहा था। इस दौरान पूरे जंगल के अंदर सिर्फ मिथ्यास का वीचैट फोन ही काम कर रहा था। तभी मिथ्यास ने अपने भाई की जीप वहां पर देखी। मिथ्यास समझ गया कि उसका भाई यहीं आसपास कहीं पे है। वह सबको यहाँ से जल्दी चलने के लिए कहता है। फिर ये एक डरावनी पगडंडी से गुजरते हुए आखिरकार उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। सभी खुशी के मारे चिल्लाते हैं और कैमरा निकालकर अपनी फोटो खींचने लगते हैं। लेकिन ये खुशी इनकी कुछ ही सेकंड की थी। तभी यहाँ पर सफेद दाढ़ी वाला एक बंदा और उसके कबीले के आदमी घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर आ जाते हैं। वो ऐसी भाषा में चिल्लाते हैं जो कोई समझ नहीं पाता। साफ है कि वो इन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं और किसी भी अनजान व्यक्ति को इसके करीब नहीं आने दिया जाता। जैव सोचता है कि शायद ये हमसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, इसलिए वो $100 का नोट निकाल देता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उसे मना कर देता है। तभी मिथ्यास अपने भाई की फोटो दिखाते हुए उन्हें कहता है कि हम सिर्फ अपने भाई को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। यहाँ पर आने का हमारा कोई भी गलत इरादा नहीं है। लेकिन तभी अजीब घटना होती है। जेफ की गर्लफ्रेंड एमी, जो कि कैमरे से इनकी फोटो ले रही थी, वो धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंच जाती है और वह मंदिर की बेलों के ऊपर चढ़ जाती है। और ये देखते ही वो कबीले के लोग पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। वो इन सभी के ऊपर हथियार तान लेते हैं। दिमित्री को लगता है कि शायद यहाँ पर फोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए वो एमी से कैमरा छीन लेता है। वो सोचता है कि हम इस कैमरे को उनको दे देते हैं, शायद इससे उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। वो कैमरा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो कबीले के लोग उसे तीर मारते हैं और इसके बाद में उसे गोली मार दी जाती है। दिमित्री की यहाँ पर मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद ये सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और सभी डर के मारे मंदिर की चोटी पर भागने लगते हैं। अजीब बात की कबीले के लोग इनके पीछे नहीं जाते, बल्कि वहीं पे रुक जाते हैं और उनका नीचे पूरी तरह से घेराव कर लेते हैं। शायद ऊपर कुछ ऐसी चीज है जिससे वे बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके बाद ये लोग मंदिर की चोटी पर पहुंचने के बाद फोन देखते हैं और सोचते हैं कि पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेंगे, लेकिन इनका फोन इनसे पहले ही छीन चुका था। ऊपर थोड़ी ही जगह थी जहाँ पर कुछ कैंपिंग टेंट थे और इसके बीचों बीच एक गहरा कुआं था। मिथ्यास टेंट खोलता है तो देखता है कि उसके भाई के कपड़े बिखरे हुए हैं और उसने पास के फूलों में देखा कि उसके भाई की लाश पूरी तरह से लिपटी हुई गली सड़ी यहाँ पर पड़ी है। मिथ्यास ये देखने के बाद रोने लग जाता है, उसका दर्द छलक पड़ता है। इसी दौरान जेफ दूरबीन से नीचे देखता है। कबीले के लोग आगे बढ़ रहे हैं और वह यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रहे। इसके बाद ये सभी प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तभी कुएं से फोन की घंटी बजती है। मिथ्यास को लगता है कि शायद उसके भाई का फोन बज रहा है। इससे इनकी उम्मीद जागती है कि यहाँ पर सिग्नल है।
फोन मिला तो वह पुलिस की मदद बुला लेंगे। फिर मिथियास रस्सी से नीचे उतरता है, लेकिन इसी दौरान रस्सी बीच में से टूट जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। उसे गहरी चोट लगती है, वो घायल हो जाता है। वो इतना घायल हो जाता है कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसके बाद उसे बचाने के लिए ये लोग तय करते हैं कि स्टेसी नीचे उतरेगी, क्योंकि स्टेसी इनमें सबसे हल्की है। इसके बाद में स्टेसी नीचे जाती है। वो नीचे जाकर देखती है कि मिथियास का पैर पूरी तरह से टूट चुका है। मिथियास के पास पहुंचने के लिए रस्सी छोटी पड़ जाती है, इसलिए वो कूद जाती है, लेकिन इस दौरान वह खुद भी चोटिल हो जाती है। अब ये दोनों घायल हैं और यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऊपर खड़ी एमी डर से टूट जाती है। उसे काफी गुस्सा आता है, इसलिए वह कबीले के लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाती है और उनके आगे रोती है, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझते। और इसी दौरान वह गुस्से में एक बेल तोड़कर बच्चे के ऊपर मार देती है। कबीले के लोग उस बच्चे से डरने लगते हैं। वह बच्चे से दूर हो जाते हैं। दूर बैठी उस बच्चे की माँ रोने लगती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को गोली मार देता है। तभी हमें सोचती है कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। पता नहीं इन्होंने हमें यहाँ पर क्यों कैद कर रखा है। इसके बाद ये दोनों वापस चोटी के ऊपर जाते हैं। फिर वे मैथ्यू को बचाने के लिए एक रेस्क्यू करते हैं। एमी और जेफ एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं और रात की कड़ी मेहनत के बाद वे मिथियास को ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह स्टेसी के पैर में तेज दर्द होने लगता है। वह कंबल को हटाती है तो उसके घुटने में एक पतली सी बेल रेंग रही थी। करली चाकू से कट लगाकर उसे खींचकर बाहर निकालता है। और दूसरी तरफ मिथियास की हालत भी बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी है। उसके दोनों पैरों को बेल ने जकड़ दिया है। बेल उसके मांस के अंदर घुस चुकी है। जैक उसे जाकर हटाता है, उसे खींचकर बाहर निकालता है और तभी कुएं से फिर से वही रिंगटोन बजने लगती है। इसलिए एमी और स्टेसी दोनों उस फोन को लेने के लिए इस कुएं के अंदर मशाल लेकर नीचे उतरती हैं। नीचे बेलों की मोटी चादर है। काफी आगे जाने के बाद इन्हें एक औरत दिखाई देती है। वह उसको पुकारती है, लेकिन वो औरत इन्हें कोई जवाब नहीं देती। वह पास जाकर उसे छूती हैं तो देखती है कि ये तो एक लाश है, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन लाश के पास एक फोन था। वह फोन को निकाल कर देखती है तो ये फोन भी टूटा हुआ है। तभी इन्हें लगता है कि ये घंटी आखिरकार कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद एक लाल फूल हिलने लग जाता है। उसकी हलचल से रिंगटोन जैसी आवाज निकलती है। एमी उस फूल को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी वो बेल जिंदा हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर सारी बेलें एकदम से जाग जाती हैं। वह दोनों चीखते हुए ऊपर की ओर भागने लगती हैं। ये बेलें उनका पीछा करती हैं। ये दोनों बाल बाल बचती हुई ऊपर की तरफ भागती हैं। इनके साथ ही इन्हें जल्दी से ऊपर खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ मिथियास की हालत भी अब काफी खराब हो चुकी है। तो जय फैसला करता है कि हमें इसके पैर काटने होंगे, वरना इसका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और ये मर जाएगा। मिथियास भी हाँ भर देता है, क्योंकि इसके पैर के अंदर जो बेलें थी वो इसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। उसका दर्द असहनीय था, इसलिए मिथियास भी हाँ भर देता है। वह उसे शराब पिलाते हैं और मुंह के अंदर बेल्ट डाल देते हैं। इसके बाद वह एक पत्थर को उठाकर चाकू के ऊपर जोर से मारते हैं, जिससे उसका पैर कट जाता है और बाकी बचा हिस्सा वो चाकू से काट देते हैं। इस दौरान मैथ्यू को काफी दर्द होता है। वो जोर जोर से चीखता है और ये चीखें लड़कियों तक पहुंच रही थी। लड़कियां इन चीखों से काफी डर जाती हैं। ऑपरेशन के बाद ये कैंप के अंदर सोने के लिए जाते हैं। तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं कि वो बेलें मिथियास के मुंह नाक के अंदर घुसती जा रही हैं और थोड़ी देर बाद मिथियास मर जाता है। इस दौरान स्टेसी भी काफी डर जाती है और वो सोचने लगती है कि अगली बारी उसकी है। वह चाकू से खुद के पैर को काटने लगती है और इसी दौरान उसकी चीख से वो लाल फूल भी चीखने लग जाते हैं। यहाँ पर इको बनती है, यानी कि वो बेलें स्टेसी के दिमाग से खेल रही थी और वो उसे पागल जैसा बना रही थी। एमी उसे रोकती है। इसके बाद सुबह जेफ देखता है कि कबीले के लोग नीचे नमक बिखेर रहे हैं। तभी उसे समझ आता है कि वो लोग हमें मारना नहीं चाहते थे, वो बस हमें यहाँ से भगा रहे थे। लेकिन अब वो हमें नहीं मारेंगे, बस हमें इन बेलों को खाने देंगे। इसी दौरान स्टेसी के शरीर के अंदर बेलें बढ़ रही हैं। जेफ उसकी फिर से सर्जरी करता है। उसके पैर और पीठ को काटकर बेलें बाहर निकालता है और बेलें निकालने के बाद ये रिलैक्स फील करते हैं। शायद अब खतरा टल चुका है, लेकिन तभी उसके माथे में वो बेल रेंगती हुई देखकर ये सभी चुप हो जाते हैं। स्टेसी कहती है कि वो बेल मेरे सिर के अंदर है, तुम उसे निकालो, क्योंकि तुमने सबने देखा है कि वो बेल अभी भी घूम रही थी। लेकिन ये सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगली रात स्टेसी अकेले चाकू लेकर बाहर निकलती है और खुद के शरीर को काटकर वो बेलें बाहर निकालने लगती है। उसकी चीख से सब जागते हैं। तब तक वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। कैरली उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे चाकू मार देती है, तो कैरली भी वहीं पे मर जाता है।
और तभी हम देखते हैं कि कैरली के मरने के तुरंत बाद वो बेलें उसकी लाश को खींचने लग जाती हैं। अब स्टेसी भी इनको कहती है कि मैं अब और तकलीफ नहीं सह सकती, प्लीज़ तुम मुझे मार दो। तो जेफ ऐसा ही करता है। जेफ समझ जाता है कि अब हम ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए वो आखिरी प्लान बनाता है। वो एमी के शरीर पर स्टेसी का खून लगाता है और उसे एक लाश बना लेता है और उसे गोद में उठाकर नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद वह एमी को बीच में रख देता है। फिर कबीले के लोगों के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगता है। वह अपनी कहानी बताने लगता है ताकि वह इन सब का ध्यान भटका सके, और उसकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है। कबीले के लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए एमी उठकर जंगल में भाग जाती है। जब उन्हें पता चलता है तो वह जेफ को तीर से मार देते हैं और एमी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एमी जंगल में जोर से भागते हुए आखिरकार जीप तक पहुंच जाती है। इसके बाद वह कार स्टार्ट करती है, फुल स्पीड के साथ यहाँ से निकल जाती है। पीछे चिल्लाहट की आवाजें आती हैं, लेकिन एमी अब बच निकली। सूरज की रोशनी उसके खून से सने हुए चेहरे पर पड़ती है। एमी राहत की सांस लेती है, और तभी क्लोज फेस से पता चलता है कि उसके माथे के अंदर पतली सी बेलें अभी भी हिल रही हैं। बचना शुरू नहीं हुआ, बल्कि असली डर तो अब शुरू होगा, जब ये बेल सभी जगह पर फैल जाएगी। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़।